एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़ों में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? देखिए, एक बात समझिए, कहने का मतलब है हम आपको बात समझा रहे हैं, साइंस की दुनिया में आ जाइए। सबसे पहले अगर विस्फोट या टक्कर की बात करेगा, साइंस में विस्फोट या टक्कर की बात करेगा, तो सबसे पहले आप आंसर देने का जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दे दीजिएगा। कहने का मतलब ही कोई क्वेश्चन में अगर कह देते हैं, क्वेश्चन में अगर कहता है कि विस्फोट या टक्कर, विस्फोट या टक्कर, विस्फोट या टक्कर की बात करता है, तो सबसे पहले हमारा आंसर जो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। कहा कि झूले पर बैठे एक लड़का है और एक झूला पर बैठा व्यक्ति, उसकी क्या होती है? एक समान होती है, असमान होती है, वृत्तीय होती है, आवर्ती होती है। तो देखिएगा, आवर्ती गति का एक रूल है कि अगर कोई गति किसी निश्चित समय के अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्त कहते हैं। देखते हैं, एक झूला है और ये एक व्यक्ति है, बार बार झूला के तरफ से आ रहा है, जा रहा, बार बार दोहराई जा रही है, तो हम या क्या कहेंगे बाबू? तो झूला भी तो ठीक उसी प्रकार से होगा, झूला भी तो ठीक उसी प्रकार से बार बार आ रही है, जा रही है, बार बार आ रही है, जा रही है, तो उसी को हम लोग आवर्ती कहेंगे। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। पक्षियों में होता है, तो बात कीजिएगा, पक्षी में और स्तनधारी में जो कोष्ठक पाए जाते हैं 4 गो पाया जाता है, जबकि मेढक, गिरगिट, सांप, छिपकली में 3 गो पाया जाता है कोष्ठक, 3 गो, और केंचुआ में 8 पाया जाता है, 8 कोष्ठक पाया जाता है, यानी 8 कक्षीय हद पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पक्षी में। तो पक्षी में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4। इस तरह से हमारा जो है 4 आंसर हो जाएगा। बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक क्या है? तो बर्फ का गलनांक अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर इधर माइनस में आते हैं तो यदि हमारा बर्फ हो जाता है और ये ठोस अवस्था में होता है, जबकि 0 डिग्री से अगर 100 डिग्री के बीच में जाते हैं तो पानी यानी पानी हो जाता है और ये जो होता है द्रव अवस्था में होता है। और 100 डिग्री से अगर ज़्यादा जाइएगा तो जल वाष्प हो जाता है, तो जल जब वाष्प होने लगेगा तो हमारा गैसीय अवस्था में होने लगेगा। तो बर्फ का गलनांक पूछ रहा है, तो बर्फ का गलनांक अगर बात कीजिएगा तो 273 केल्विन होना चाहिए। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो x + 273 जोड़ देंगे, जबकि अगर केल्विन से सेल्सियस में आना होगा तो x - 273 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाए। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? तो अगर बात कीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा संरक्षण की विधि में बात कीजिएगा, तो ऊष्मा संरक्षण की विधि में अगर हम बात करते हैं तो ऊष्मा संरक्षण की अगर बाद में बात करते हैं ऊष्मा संरक्षण की अगर बात करते हैं तो बात करने के बाद है, कलर चेंज कर रहे हैं। ऊष्मा संरक्षण 3 प्रकार के होता है। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। जो चालन होता है तो चालन ठोस में होता है, जबकि संवहन जो होता है द्रव और गैस अवस्था में होता है। जबकि विकिरण की बात कीजिएगा तो विकिरण सूर्य की ऊष्मा यदि की ऊष्मा होती है, यानी सूर्य की ऊष्मा यानी कि ऊष्मा के कारण होता है। तो हमारा आंसर जो होगा संवहन होगा, क्योंकि द्रव और गैस कह रहा है, तो द्रव और गैस जो हमारे सेकेंड वाली यानी संवहन के अवस्था में बात की गई है। लोहे में जंग लग जाना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो जंग लगने का अगर बात कीजिएगा, Fe+O2 के बात कीजिएगा, तोड़ेंगे तो Fe3+O4 में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि मिल जाए तो भौतिक और ना मिले तो रासायनिक। मिल जाए तो भौतिक और नहीं मिले तो हमारा रासायनिक।
यानी कि कोई भी सामान अगर टूट कर अगर मिल जाता है और मिलने के बाद जो है मिल जाता है तो हम कहेंगे भौतिक, नहीं मिलेगा तो रासायनिक। तो लोहे में जंग लग जाएगा, तो लोहे में जब जंग लग जाए तो फिर उसी प्रकार से होगा नहीं ना मिलेगा, ना मिलेगा तो रासायनिक, ना मिलेगा तो रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन हम कब बोले, क्या बोले? भौतिक परिवर्तन वो होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन वो होता है जो मिल जाए तो भौतिक परिवर्तन, ना मिले तो रासायनिक परिवर्तन। देखिए अंगूर किण्वन होना, यानी अंगूर सड़ जाएगा तो फिर मिलेगा हो, नहीं मिलेगा तो यानी रासायनिक हो गया ये। फलों का पकना, जब फल पक जाता है अब पक जाने के बाद है वो खराब फिर पकेगा, नहीं होगा। बर्फ का पिघलना, देखिए बर्फ अगर पिघल जाता है तो फिर हम बर्फ बना सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है भौतिक परिवर्तन यही काम करेगा। दूध से दही जमना, दूध से कभी दही जमा सकते हैं आप, मर भी मिटिएगा तो दूध से कभी दही नहीं जमा सकते हैं आप। डाल्टन चाचा का सिद्धांत निम्न में से किसके लिए जाना जाता है, स्पष्ट करता है? तो डाल्टन चाचा के 3 गो नियम सबसे पहले जानिए। पहला परमाणु सिद्धांत दिए थे ये, दूसरा रासायनिक संयोजन दिए थे, और तीसरा द्रव्यमान संरक्षण दिए थे। यानी कि डाल्टन चाचा फर्स्ट जो दिए थे, पहला परमाणु सिद्धांत दिए, दूसरा रासायनिक संयोजन दिए थे सिद्धांत, और तीसरा रासायनिक संरक्षण दिए थे। तो इस तरह से अगर ऑप्शन में एक आंसर रहेगा ना हो तो रासायनिक संयोग मारेंगे, तो रासायनिक संयोज मारेंगे, यानी कि सबसे पहले आंसर हम ही मारेंगे, लेकिन दोनों है तो हम सबसे पहले द्रव्यमान और संरक्षण भी दिया था, तो इस तरह से हम आंसर ये मिला देंगे। रसायन के लिए गणना की इकाई क्या होती है? तो रसायन के लिए जब गणना कीजिएगा तो 1 मला बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु होता है, अणु होता है, और अणु के बाद जो है आयन होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी हमारा मोल में अगर बात कीजिएगा तो मोल, यानी मोल ही से ना, मोल बराबर 1 मोल बराबर होता है, और मोल ही के इम्पोर्टेंट कहा गया। रसायन के लिए गणना के लिए मोल का इम्पोर्टेंस दिया गया था, इस तरह से हमारा वो आंसर हो जाएगा। डैश 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 एक शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ कौन होता है? चाहे तो तत्व होगा, चाहे तो यौगिक होता है, और तत्व यौगिक का जिसका सूत्र होता है वही एक शुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध पदार्थ कब होगा? जिसका सूत्र कोई नहीं होता है, यानी कि किसी का सूत्र नहीं होता है तो वह हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है, और जिसका सूत्र होता है तो वो शुद्ध पदार्थ होता है। तो चीनी का घोल, चीनी का तो सूत्र होता है लेकिन चीनी का घोल नहीं होता है, इस प्रकार से ये अशुद्ध है। दूध का तो सूत्र हम सुनबे नहीं किए हैं आज तक, वायु का तो कभी भी नहीं सुने हैं सूत्र, और मीथेन CH4 होता है, हमेशा होता है, तो ये हमारा शुद्ध पदार्थ है। अगर बात कीजिएगा pH बराबर -log-H+ होता है, जबकि POH बराबर -log-OH- होता है, और pH + POH बराबर 14 होता है, और H+ इंटू OH- बराबर 10 के पावर -14 होता है। pH का मान बढ़ेगा तो अम्लीयता होता है। अगर बात कीजिएगा तो pH अम्लीयता को दर्शाता है और POH क्षारीयता को दर्शाता है। चलिए हम बात मानते हैं, आपका भी मानते हैं। तो सबसे पहले H+ रहे 10 के पावर -2, तो हम क्या कहें, अभी pH बराबर हमने बताया -log-H+, तो pH बराबर क्या होगा, -log 10 के पावर, H बराबर 10 के पावर -2 दिया गया है, तो 10 के पावर -2 दे दिया। pH बराबर आप जानते होंगे log m के पावर n रहे तो n जो है यहाँ नीचे उतर जाता है, n log m हो जाता है। तो pH बराबर -2 यहाँ से ऊपर नीचे आया और log 10 अगर आ जाता है तो pH बराबर 2 × 1 बराबर log 10 का मान 1 होता है। तो आपसे को ये समझ में आया होगा तुम्हें कि अगर 10 के पावर -2 होगा तो हमें pH वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि माइनस को खा जाएंगे। उसी प्रकार से अगर H+ रहे 10 के पावर -2 तो pH 2 होगा,
जबकि 10 के पावर -3 रहे तो हमारा pH वैल्यू 3 होगा, जबकि 10 के पावर -4 रहे तो pH वैल्यू हमारा 4 होगा, 10 के पावर -5 रहे तो pH वैल्यू हमारा 5 होगा। और उसी प्रकार से OH माइनस में रहे और POH रहे तो 10 के पावर -2 में 2 होगा, 10 के पावर -3 में 3 होगा, 10 के पावर -4 में 4, 10 के पावर -5 में 5 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि हम बताएं अभी कि pH और अभी बताया कि pH प्लस POH बराबर 4 होता है, तो जब हमारा pH वैल्यू 2 आ जाता है किसी का तो POH निकालना होगा तो POH बराबर कितना आएगा 14 - 2, 14 - 2 बराबर 12 हो सकेगा हमारा इस तरह से। तो बिल्कुल सही है। हम क्या बताएं 0.001 mHCl घोल का pH मान क्या होगा। HCl कहने का मतलब है H प्लस 0.001। अगर 1/, हम 1000 में चेंज करते हैं तो 10 के पावर -2 होगा। तो pH वैल्यू हमारा अभी क्या आएगा, हम बोले अभी कि 10 के पावर -2 में रहेगा तो 2 इस प्रकार से हमारा आंसर, इसलिए आपका एक में से कोई नहीं। निम्नलिखित घोलों के pH की गणना करें यदि इनमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रता 1.10⁻⁻7 होता है तो -7 कब होगा, जब H प्लस अगर -7 है तो pH वैल्यू हमारा 7 होगा और 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि POH का मान निकालने के लिए कहा जाए तो pH प्लस POH बराबर 14, तो pH बराबर 7 निकाला है हमने, POH बराबर 14 तो POH बराबर 14 - 7 बराबर 7, इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। निम्नलिखित घोलों के pH की गणना करें यदि इनमें से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1.1 × 10⁻⁹ जब H प्लस 10 के पावर -9 रहेगा तो pH हमारा 10 के पावर 9 यानी 9 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है, तो शुक्राणु का जो निर्माण किया जाता है वो हमारा विरिसन में किया जाता है, विरिसन में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही समझ में आ रहा होगा। फ्लेमिंग की बात कीजिएगा तो एक होता है दाएं और एक होता है बाएं, और फ्लेमिंग के 3 गो तरीका है। पहला बल को, गति को दर्शाता है, दूसरा धारा को दर्शाता है, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो दाएं जो अगर बात कीजिएगा, दाएं राइट हैंड जो है जनरेटर को दर्शाता है, बायां जो है मोटर को दर्शाता है, और अंगूठा जो होता है, अंगूठा बल यानी अंगूठा में बल या गति को दर्शाता है, और तर्जनी बोलते हैं अंगूठा के बगल वाला यानी प्रथम अंगुली, उस जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और बाह्यतम यानी मध्यम और द्वितीय अंगुली को धारा यानी EMF, बीचे में न करंट होता है, वो बीचे में न धारा प्रवाहित होता है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि फ्लेमिंग 2 प्रकार के होते हैं, दायां और बायां। दायां जनरेटर को प्रदर्शित करता है, बायां मोटर को प्रदर्शित करता है। दूसरा अंगूठा जो होता है बल की गति को निर्माण करने में तर्जनी लग जाती है, और तर्जनी जिसे प्रथम अंगुली कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को देखता है, और मध्यम या द्वितीय अंगुली धारा से प्रभावित होती है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है। तो बात कीजिएगा तत्व या यौगिक के बात कीजिएगा तो Fe में 1 गो तत्व है, O2 में 2 गो तत्व है, O3 में 3 गो तत्व है, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन में 1 गो तत्व है। तो हम द्विपरमाणु किस में है, द्विपरमाणु अगर बात कीजिएगा तो हमारा फ्लोरीन में द्विपरमाणु है, क्योंकि आर्गन और आर्गन के बाद हीलियम में 1 गो है और CH4 में 4 गो है। इस तरह से फ्लोरीन F2 कहा जाता है, इसमें द्विपरमाणुता का भार दिया गया है। लोहे जंग का रंग किसका होता है, लोहे में जब जंग लग जाता है लाल भूरे रंग हो जाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमिक 3 है, तो देखिए बोरोन का 5 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, और सोडियम का 11 होता है, और लिथियम का 3 होता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
MOS का पूर्ण रूप क्या होगा? MOS पूर्ण रूप क्या होगा? MOS पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जबकि बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, बियोस का बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। जर्मेनियम, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किस कारण से किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कीजिएगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, जबकि धातु चालक होता है। धातु चालक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होता है और धातु चालक होता है, लेकिन अपवाद एगो पीबी शीशा है जो ये कुचालक होता है, और अधातु कुचालक होता है, लेकिन अपवाद एगो ग्रेफाइट है जो चालक होता है, सुचालक होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्या होता है? तो टंगस्टन प्रतिरोध और गलनांक की बात कीजिएगा तो टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। जबकि फ्यूज की बात कीजिएगा तो फ्यूज उल्टा हो जाता है, प्रतिरोध उच्च होता है, फ्यूज की बात कीजिएगा तो फ्यूज प्रतिरोध में उच्च होता है लेकिन गलनांक में निम्न होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। परमाणु रासायनिक के रूप में जुड़कर बनते हैं कौन अणु? अगर परमाणु रासायनिक से जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे C2H5 का परमाणु 7 होता है जबकि अणु 1 होता है, और 2C2H5 यानी 5 दूनी 10 5 दूनी 7 7 दूनी 10 5 दूनी 10 10 और दूनी 4 ये 14 हमारा परमाणु होता है और अणु 2 होता है। पाँच दूनी 10 10 5 दू 7 7 21 होता है परमाणु, और 3 जो होता है ये वाला अणु होता है। 5 दू 7 7 के 28 जो होता है परमाणु, और 4 गो होता है जो हमारा अणु होता है। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन सबसे पहले लीजिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो W बराबर FS कोस थीटा आप पढ़े हैं, और निर्भर नहीं करता है यानी काम नहीं करता है। तो देखिए W बराबर FS कोस थीटा, जबकि W बराबर कार्य होता है, F बराबर बल होता है, S बराबर विस्थापन होता है, और थीटा बराबर बल या विस्थापन के बीच के दूरी होता है। हम कब मान लीजिए कि ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली खींच के ले जा रहा है, बचवा खींच के ले रहा है, उसके साथ बीबी बाल बच्चा है छोटका। जब यहाँ से खींचेगा, फोर्स लगाएगा, तो यहाँ ट्रॉलिया पे थीटा बनेगा, और थीटा जब बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि W का निर्माण जो होता है, यानी कि W का F से कनेक्ट है, W जो है विस्थापन से कनेक्ट है, W जो है कोस थीटा से कनेक्ट है। तो इस तरह से हमारा सबसे कनेक्ट किया जा रहा है, यानी विस्थापन से कनेक्ट है, बल से कनेक्ट है, विस्थापन से कनेक्ट है, फोर्स से कनेक्ट है। तो द्रव्यमान से हमारा कनेक्ट नहीं है, इसलिए द्रव्यमान से हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में किस मामले के कोई कार्य नहीं करता? देखिए अब कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं करने का मतलब जीरो, कोई कार्य नहीं करने का मतलब जीरो। तो W बराबर FS कोस थीटा कब होगा? मान लीजिए कि W बराबर 0 लेंगे तो चाहे तो ये 0 करना पड़ेगा, चाहे F 0 करना पड़ेगा, चाहे S 0 करना पड़ेगा, कोस थीटा का मान 0 करना पड़ेगा, या थीटा कोस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो हम मतलब कोई भी, यहाँ ध्यान में आइए, मतलब कोई काम करने से पहले हमको 0 लाना है। तो 0 काम कब करेंगे? जब हमारा थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री कब होगा? देखिए ये जो कुआं से पानी, एक कुआं से पानी निकाल रहा है, तो कुआं से पानी निकालने के बाद हमारा 90 डिग्री पे निकल जाएगा? कुछ ना कुछ तो हमारा झुकना पड़ेगा, झुकाव होगा।
तो झुकेंगे तो काम हो जाएगा। झुकना नहीं है भैया, झुकना नहीं है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। देखिए अब जब गधवा चल रहा है वजन लेकर तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सुमन एक पुल में तैर रहा है, अब तैर रहा है तो ये 90 डिग्री पर तैर रहा है नहीं। एक इंजन ट्रेन की खींच रहा है, तो अरे इंजनवा जब खींचेगा कब, अरे लंगड़ा आंधरा ऐसे 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 करते खींचेगा, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। लिफ्ट, लिफ्ट की बात कीजिएगा तो एक समान वेग से जाएगा या आएगा तो भार अपरिवर्तित रहेगा। त्वरण से जाएगा तो भार बढ़ेगा, त्वरण से नीचे जाएगा यानी नीचे जाएगा तो भार घटेगा, और लिफ्ट का रस्सा जब टूट जाएगा तो भार जो है शून्य हो जाएगा, भार जो है शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक समान वेग से जा रहा है जा रहा है जा रहा है यानी कि अपरिवर्तित है, भार अपरिवर्तित है। त्वरण से जाएगा यानी कि त्वरण से जा रहा है त्वरण से तेज गति से जा रहा है यानी कि बढ़ेगा भार। त्वरण से नीचे जाएगा, नीचे कहने का मतलब है कि जब नीचे जा रहा है तो भार घटेगा, और लिफ्ट का जब रास्ता टूट जाएगा तो हमारा जो भार होगा शून्य हो जाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरह तेजी से चलना शुरू जब कर दिया है तो हम क्या करेंगे। जब तेजी से चलना शुरू कर दिया यानी कि त्वरण से ऊपर, त्वरण से भी ऊपर यानी कि त्वरण से अधिक जा रहा है, यानी कि अधिक जा रहा है। ऑप्शन नंबर पैमाने वजन अधिक दिखाएगा। एक समान रूप से ऊपर जाता, एक समान रूप से ऊपर जाता यानी समान वेग कहलाता। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त कहाँ होता है, तो प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा। मान लीजिए कि इसका आकार इतना है और इतना फैल गया तो फैल जाता है प्रत्यास्था स्थितिज के कारण। तरंग दो प्रकार के, एक पहला अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य का मतलब सीधा, अनुप्रस्थ का मतलब टेढ़ा का मतलब इसका 90 डिग्री बन सकता है, और ये 90 डिग्री नहीं बनेगा यानी कोई भी कार्य नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। चलिए ठीक है। तरंग में अनुदैर्ध्य जो होता है ध्वनि, दाब, यांत्रिक, प्रत्यास्था तरंग, ये सब हमारा अनुदैर्ध्य होता है। बाद बाकी जो भी अगर रहे तो अनुप्रस्थ होता है। तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में होती है। ध्वनि हम बताया कि ध्वनि क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग है, तो हमने अभी बताया कि जब ध्वनि की बात कीजिएगा तो ध्वनि तो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है, यहाँ अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन बाद बाकी जो भी अगर रहे तो प्रकाश का तरंग क्या है, तो हमारा अनुप्रस्थ रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए ये जो है अपना चेहरा झांक लिया, कुछ नहीं दिख रहा है यानी पारदर्शी, कुछ दिख रहा है यानी पारभासी, और एकदम में नहीं दिख रहा है अपारदर्शी। पारदर्शी कब होगा, जब कुछ दिखाई दे यानी पूरा दिखाई दे। पारदर्शी कब होगा, जब पूरा दिखाई दे। देखिए एक छोड़वा का पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है तो पारदर्शी, कुछ दिखाई दे रहा है तो पारभासी, और एकदम में नहीं दिखाई दे रहा है तो अपारदर्शी। अब देखिए ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जब खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। पारदर्शी मतलब पूरा दिखाई दे, पारभासी मतलब अंशतः दिखाई दे, कुछ दिखाई दे। अब प्रदीप वस्तु मतलब जिसकी खुद की रोशनी हो, मतलब प्रदीप मतलब जिसकी खुद की रोशनी हो। भगजोगनी के खुद की रोशनी होती है। और अप्रदीप्त का मतलब होता है जिसकी खुद की रोशनी भी दिखाई नहीं दे, जिसकी खुद की रोशनी भी नहीं दिखाई दे, अप्रदीप्त कहलाता है। इस तरह से हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा।
यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन में आपसे छोटा है तो दर्पण का आकार क्या होगा। देखिए आज बता दे रहे हैं क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण में आभासी और काल्पनिक बनता है और सीधा भी बनता है तथा वस्तु के बराबर और पार्श्व के उल्टा बनता है। एक बार फिर से, समतल दर्पण में आभासी, काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर पार्श्व के उल्टा बनता है। तथा अवतल दर्पण में अगर बात कीजिएगा तो काल्पनिक, वास्तविक, सीधा, उल्टा, छोटा और बराबर और बड़ा सब बनता है, सब बनता है। अगला अगर बात कीजिएगा उत्तल दर्पण में अगर बात कीजिएगा तो उत्तल दर्पण या अवतल लेंस में काल्पनिक, सीधा और तथा छोटा बनता है, छोटा बनता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, समतल दर्पण क्या कहता है कि हम आभासी बनाएंगे, काल्पनिक बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, वस्तु के बराबर बनाएंगे, पार्श्व के उल्टा बनाएंगे। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस क्या कहता है, हम काल्पनिक तो बनाएंगे ही, आभासी, काल्पनिक के अलावा वास्तविक बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा सब बनाएंगे और छोटा भी बनाएंगे, बराबर भी बनाएंगे, बड़ा भी बनाएंगे। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या कहता है कि हम काल्पनिक बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। तो देखिए क्या कहा कि कहा आपसे कि आपसे छोटा, छोटा पूछ रहा है तो छोटा जो है उत्तल दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण बनाएगा, क्योंकि छोटा जो है उत्तल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। छोटा है यहाँ पे, छोटा बनाता है। अब आप कह सकते हैं कि छोटा तो ये भी बना सकता है। अरे भैया, तो अवतल दर्पण छोटा बनाता है तो ये बराबर तो भी बनाता है। तो हमारे से थोड़ी ना पूछा है कि कोई हम कि सीधा केवल बनाता है, केवल डायरेक्ट हम आंसर मार सकते हैं केवल उत्तल दर्पण में, यहाँ छोटा बनाता है, यानी कि छोटा बनाता है। आपसे एकदम दर्पण छवि जो है आपका परावर्तन आपसे छोटा मांग रहा है, छोटा दीजिएगा। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है तो समतल दर्पण में अभी बताया कि काल्पनिक होता है, आभासी होता है, सीधा, वस्तु के बराबर, पार्श्व के उल्टा होता है। इस प्रकार से हमारा आभासी और पार्श्व के उल्टा दोनों बन जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होगा। अगर बात कीजिएगा ABR, एसिड ब्लू टू रेड होता है, और BRB यानी बेस टू रेड टू ब्लू होता है, यानी कि बेस यानी कि क्षारीय अगर रेड से लाल, रेड से ब्लू कर देता है और एसिड जो है ब्लू से लाल कर देता है। लेकिन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा है जो कोई भी परिवर्तन, लवण एक ऐसा शब्द है कि कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी परिवर्तित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकालने वाली लाल भूरे रंग का गैस का नाम बताइए। तो NO2, अगर ये PbNO3 का होल 2 से तोड़िएगा तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो NO2 मुख्यतः अगर बात कीजिएगा तो इसमें निकलता है गैस जो नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड हो जाए। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। N2 का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन H2 की बात कीजिएगा तो सबसे अधिक ज्वलनशील होता है और Cl2 साफ करने में योग्यता प्रदान करती है। अगर बात कीजिएगा जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करके क्या बना दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। इस प्रकार से हमारा आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज से टूटता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन से टूटता है लीवर में, स्टोर टूट जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है भाई। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि से छल्ले हमारे मौजूद होते हैं। जल की अवस्था की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले 0 डिग्री से सेल्सियस से अगर माइनस में जाते हैं तो ठोस अवस्था में अगर बात कीजिएगा तो बर्फ़ ठोस अवस्था में होता है, और
पानी से यानी 0 डिग्री से इधर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाए तो द्रव अवस्था में जो पानी के निर्माण करता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से अगर यहाँ पे अगर बढ़ेंगे तो गैस अवस्था में यानी वाष्प होने लगेगा। तो इस तरह से 257 पर जल की भौतिक स्थिति क्या है, तो 257 यानी कि 100 डिग्री से यहाँ 257, हमने 200 से बताया कि गैसीय अवस्था में करता है काम, तो गैसीय अवस्था हमारा आंसर, क्योंकि इसमें गैसीय अवस्था का निर्माण किया जाता है, और गैसीय अवस्था का निर्माण किया जाता है यानी यहाँ पे गैस निर्माण होता है, और यहाँ पे अगर बात कीजिएगा, यहाँ पे बात कीजिएगा तो द्रव होता है, और यहाँ द्रव होता है, यहाँ पे द्रव होता है, और यहाँ पे ठोस होता है, और यहाँ पे गैस होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठोस 0 डिग्री सेल्सियस से कम जलवाष्प कब होगा, तरल जब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। गैसीय अवस्था होगा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब प्लाज्मा कब होगा, जब 20,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, तब जाकर प्लाज्मा का करेगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर द्रव खौलता है। द्रवनांक मतलब जिस पर ठोस पिघलता है, द्रव बन जाता है। जमनांक मतलब जिस तापमान पर द्रव जमता है। ये हम समझा दिए कि पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक क्या है, तो पानी का क्वथनांक के बारे में बात कीजिएगा तो पानी के क्वथनांक 100 डिग्री से या पानी जल यही ना है हो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी 100 डिग्री सेल्सियस को 373 केल्विन में समझा सकते हैं, 212 फ़ारेनहाइट में समझा सकते हैं, 80 रोमर में समझा सकते हैं। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो सबसे पहले तो हम तोड़ दिए बैनी आह पिनाला में, बैआनी आह पिनाला में यानी भिबजियोर में। तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है और बाद बाकी सब घटता है। यानी कि जब भी क्वेश्चन में पूछे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है कि घटता है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, लेकिन अगर बात कीजिएगा इसके बाद सब लोग घटता है, तो सबसे कम किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, तो बैगनी में होगा, क्योंकि बढ़ता है यानी कि बढ़ता है ऐसे, अगर सबसे कम से कम बढ़ता है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर क्या होता है जहां वायु दाब होता है। संपीड़न मतलब दाब बढ़ता होगा, और दाब जब बढ़ेगा तो रगड़ बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, और ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ऊंच होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश से क्या संबंध है। टिंडल प्रभाव देखिए, एक फोकस मारेंगे टॉर्च का तो जल में आर पार कर देगा, लेकिन दूध में आर पार नहीं करेगा। इस तरह से अगर बात कीजिएगा तो हमारे जो अगर बात कीजिएगा तो प्रकीर्णन के कारण ये सब होता है। प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश जब ये जल में जब प्रकाश गुजर जाता है तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है, जो क्षय को दर्शाता है। धातु के ऑक्साइड को क्षारीय कहते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय कहते हैं। और धातु मेटल यानी धातु कैसे पहचानेंगे, जिसमें एम लग जाता है उसमें धातु, जैसे सोडियम, क्रोमियम, ये सब हमारा धातु है। अपवाद FENIAUAG है, जो अपवाद है, ये अपवाद है। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है, तो धातु के ऑक्साइड जो है, हम अभी बताया कि धातु के ऑक्साइड जो है आमतौर पर बेसिक होते हैं। अभी धातु के ऑक्साइड जो है आमतौर पर क्षारीय होते हैं, यानी क्षारीय का मतलब बेसिक होते हैं। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अधातु हम अभी बताया कि अधातु का ऑक्साइड जो अम्लीय कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो अम्लीय NO2 नहीं है, बाद बाकी सब अम्लीय है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO ये सब न्यूट्रल है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त कहने का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हो सकता है।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त कहने का मतलब है कि एगो बॉन्ड, तो एगो बॉन्ड इसमें से कौन है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, दोहरा नहीं होगा, तिहरा नहीं होगा, बीच आयनिक बंध नहीं होता है, दो नहीं होता है, जिस कारण से संतृप्त में एक होता है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो देखिए C2H2, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए सी हो जाएगा। और आयनिक तो एकदम नहीं होगा, आयनिक यानी बिंदु बिंदु वाला कोई भी नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अभी बताया कि मीथेन ए, यानी कि मीथेन ए हो जाएगा। ये तो ट्रिपल नहीं जाएगा, डबल नहीं जाएगा, ट्रिपल डबल नहीं जाएगा, ये सब कोई भी नहीं होगा। इस तरह से हमारा मीथेन आंसर हो जाएगा। C6H6 क्या है, तो C6H6 एक बेंजीन है, तो बेंजीन इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। और बेंजीन एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन है। अच्छा एक बात बताइए, इस आदमी है फखरुद्दीन, तो फखरुद्दीन एक प्रकार से स्तनधारी है, तो हम सबसे पहले इसका नाम बताएंगे, यह एक फखरुद्दीन है। तो C6H6 क्या है, एक प्रकार का बेंजीन है, तो जब बेंजीन है नहीं रहेगा तब एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है फ्लोएम। जाइलम की बात कीजिएगा तो जाइलम जल पहुंचाता है, और पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये कठोर और लचीला बना देता है। क्या बनाता है बउआ, कठोर और लचीला बना देता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकास है, आनुवांशिक विकास थैलेसीमिया होता है, जबकि एनीमिया की बात कीजिएगा तो विटामिन की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अभी देख लीजिए, निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा आनुवांशिक विकास है, थैलीसीमिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और कैंसर कब होता है, तो कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण, कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण कैंसर हो जाता है। Nm के पावर -2 चाहे Nm/2 कह सकते हैं, डैश अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है। तो देखिए दाब का है, दाब का है N/m², चाहे दाब कहे या प्रतिबल कहे या प्रत्यास्थता गुणांक कहे या यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहे या आपतन प्रत्यास्थता गुणांक कहे, ये सारा का सारा जो है इसका N/m² होता है। तो Nm² किसका होता है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, संवेग का Ns होता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, देखिए सूर्य को देखने के लिए टेलीस्कोप और स्ट्रोबोस्कोप सॉफ्ट की आकृति को नापने के लिए दिया जाता है। टेलीस्कोप अगर बात कीजिएगा, टेलीस्कोप सूर्य की क्षमता को देखता है, सन मीटर सूर्य की क्षमता को, एक बार फिर से, स्ट्रोबोस्कोप पहला नंबर सॉफ्ट की आवृत्ति को नापता है, दूसरा टेलीस्कोप दूर की वस्तु को नापता है, तीसरा हेलियोस्कोप सूर्य के आकार को नापता है, और चौथा सूर्य की क्षमता यानी सन मीटर जो है सूर्य की क्षमता को नापता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा किस यंत्र से, तो हेलियोस्कोप से सूर्य को देखने के काम आता है। प्रतिध्वनि क्या है, तो एक छड़ी है ये, तो इसका आवाज़ जब ये टकरा के वापस आएगा तो यही तो हमारा प्रतिध्वनि है। प्रवर्ती ध्वनि का मतलब जो टकरा के वापस आ गया, और जो टकरा के वापस आ गया उसी को तो ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, यानी किसी सतह पे टकरा कर वापस आ जाना उसी को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है, ध्वनि का उपवर्तन कहलाता है। ध्वनि का विवर्तन क्या कहता है कि खिड़की दरवाजे से टकरा कर ध्वनि वापस आ जाता है, उसी को ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है, ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका वेग एक त्वरण होता है, वेग 0 होता है तथा लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड के अंतर्गत होता है। देखिए मान लीजिए ये एक है,
यहाँ से अगर नीचे शीर्ष पर फेंकेंगे तो v बराबर 0 और g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मान के चलते हैं 10। जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे फेंका जाता है तो u बराबर 0 और g का मान 10 मान लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब सीधे ऊपर की ओर यानी हम ऊपर फेंक रहे हैं, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो v बराबर 0 यानी वेग शून्य हो जाएगा और 10 मीटर प्रति स्क्वायर यानी कि रहेगा। तो इस प्रकार से वेग शून्य हो जाएगा और तथा त्वरण जो है लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तरंग दो प्रकार का, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग मतलब सीधे जाता है, इसमें कोण 0 होता है, कोण का मान हुई भी नहीं करता, यानी एक प्रकार से समानांतर होता है। ऐसे जाता है तो समानांतर होता है, समानांतर होता है। और लेकिन अनुप्रस्थ में ऐसे 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 जाता है तो कोण तो यहाँ एक दूसरे से 90 डिग्री बनेगा, यानी 90 डिग्री यानी लंबवत बनेगा। जब लंबवत बनेगा तो अनुप्रस्थ कह देंगे, लेकिन कोण जब 0 डिग्री या समानांतर होगा तो अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। इस प्रकार से देखिए, कोण बराबर 0, समानांतर होगा तो अनुदैर्घ्य तरंग। जब अनुप्रस्थ कब होगा, जब 0 से 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब अनुप्रस्थ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंग पर चर्चा की गई है? लंबवत। लंबवत कहने का मतलब है, लंबवत कहने का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तब तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। आंसर हमारा अनुप्रस्थ हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि तरंग को दाब तरंग कहते हैं। दाब तरंग कहने का मतलब प्रत्यास्था तरंग, अप्रत्यास्था तरंग कहने का मतलब यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंग कहने का मतलब संपीड़ित और विरलित तरंग। ध्वनि तरंग कहने का मतलब दाब तरंग, और दाब तरंग का मतलब प्रत्यास्था तरंग, अप्रत्यास्था तरंग का मतलब यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग का मतलब संपीड़ित और विरलित तरंग। निम्न में से किस तरंगों में संपीड़न और विरलन की प्रतिक्रिया होती है? संपीड़न मतलब ध्वनि, और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और अनुदैर्घ्य जब तरंग होता है यानी कि समानांतर, समानांतर कह सकते हैं, यानी 0 डिग्री कह सकते हैं। संपीड़न का मतलब अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। एक अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए 6 प्रकार से होता है। यहाँ पे ऐसे है तो आप यहाँ से आप खड़ा कर देते हैं, खड़ा करने के बाद आप चित्र को मिलाइए, चित्र को मिलाइए। एक 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 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। कहने का मतलब है एक ये वाला इसे पर मिला देता है दोनों के बीच, 5 इधर से 5 होगा, 3 इधर से इधर होगा, 2 इधर और 4 इधर और 6 इधर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो धनात्मक होता है। आवर्धन क्षमता की बात कीजिएगा तो आवर्धन क्षमता में काल्पनिक जब बनेगा या आभासी बनेगा तो पॉजिटिव, और वास्तविक बनेगा तो निगेटिव। तो हमारा क्या कहा था कि सीधी छवि, सीधी कहने का मतलब है कि सीधी का हमने मतलब काल्पनिक है, आभासी यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी। वाष्पीकरण अधिक होगी जब ऊष्मा अधिक होगी, और वाष्पीकरण कम कब होगा? जब ऊष्मा कम होती होगी। अब ऊष्मा कब कम होगा? जब पानी कम होगा। शब्द परमाणु को किसने खोजा है? तो सर्म परमाणु को डेमोक्रिट्स ने खोजा है। देखिए डाल्टन चाचा नहीं खोजे हैं, डाल्टन चाचा पहला परमाणु सिद्धांत दिए थे। लेवैजियर रासायनिक शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेंड जो संबंधित है यूरेनियम से संबंधित है, थोरियम मोनेजाइट से संबंधित है। मकड़िया में कितना जोड़ी आँख होती है? तो जोड़ी 4 गो आँख होती है, यानी जोड़ी की संख्या 4 होती है और आँख की संख्या 8 होती है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो परमाणुओं के ऊर्जा से जो प्राप्त किया जाता है तो इसमें एक गो होता है यूरेनियम 92 से 235। ये जो परमाणु जो है, परमाणु
नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है तो नाभिकीय ऊर्जा संबंधित हो जाएगा, जबकि रासायनिक ऊर्जा रासायनिक समीकरण ऊर्जा से संबंधित है। जबकि अगर बात कीजिएगा रेडियो सक्रियता तत्व भी दिया गया था, परमाणु यानी नाभिकीय ऊर्जा के तहत दिया गया था। एक बार फिर से, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक समीकरण ऊर्जा से संबंधित होता है, और नाभिकीय ऊर्जा परमाणु जो होता है नाभिकीय ऊर्जा से किया जाता है और रेडियो सक्रियता तत्व से भी किया जाता है।